नमस्कार सभी को। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिस सीरीज का सबको इंतजार था वो चैप्टर आ चुका है, आपका प्यारा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज इसके अंदर हम सारे के सारे मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आ चुका हूँ। सारे पीवाईक्यू का मतलब सारे के सारे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर वैसे देख चुके हैं, तो उसको भी देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट बना दी आप सभी के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले वही बोलेंगे जो हर बार बोलते हैं, भाई अगर फॉर्मूले आते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूले नहीं आते तो टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक नाम की एक प्लेलिस्ट होगी जहां पर सारे चैप्टर के फॉर्मूले 30 मिनट के अंदर आपके दिमाग में, दिल के अंदर घुस जाएंगे, जो दोबारा कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए उसको छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 के पीवाईक्यू। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेके और दिमाग खासतौर पे लेके बैठे रहिएगा। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं भाई। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल सिंपल सादा सरल क्वेश्चन है। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 के पेपर में धप्पा किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लवली क्वेश्चन है एकदम, जिसे बोलते हैं मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं दो कंडक्टर है मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल। ठीक है भाई, दो कंडक्टर है जो मटेरियल जिनका क्या है आपका सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो आपको पता होना चाहिए दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। दो है तो एक को 1 और एक को 2 मान रहे हैं। हैविंग इक्वल लेंथ, इसका मतलब भी सबको पता है कि L1 किसके बराबर होगा, L2 के बराबर। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए कह रहा है कि भाई जो A1 है वो ग्रेटर देन है A2 से, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल, शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू कंडक्टर आर इक्वल। अभी कंडक्टर भाई जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कंडक्टर हो जाता है। अगर आपको कंडक्टर नहीं बनाना है, आप कुछ इस तरह से एक रजिस्टर बना के चलिए, ठीक है। वैसे कंडक्टर बनाना चाहो तो बना सकते हो, खाली एक गोल्ड सिलेंडर शेप का बनाना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि भैया ये दो कंडक्टर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों को पैरेलली जोड़ दिया गया अक्रॉस अ सेल। ये लो भैया सेल के साथ जोड़ दिया हमने। शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिनको ना पता हो भैया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पोटेंशियल लगाने के कारण जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया नंबर 1 और ये क्या हो गया नंबर 2 कंडक्टर हो गया। कह रहा है कि दोनों के लिए बताओ, शो करो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो ठीक है भाई, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। भौतिक स्टडी स्पेशल ट्रिक आपको पता ही है, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस V1 किसके बराबर हो जाएगा, आपके V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सबको पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि I1 R1 I2 R2 के बराबर। अब हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सबको याद होगा भाई I इज इक्वल टू होता था V ना, क्या होता था बेटा, V ना, V के नीचे लगा दो छोटा सा d, ये हो जाती थी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E इलेक्ट्रॉन n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A का मतलब क्या होता था, एरिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ और रेजिस्टेंस भी साथ के साथ पुट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो L अपॉन में A। तो भाई I की जगह आ जाएगा VD1 लिख लेता हूँ, VD E N A1। E के नीचे 1 और N के नीचे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। आगे मटेरियल सेम है इसलिए R1 की जगह क्या आ जाएगा आपका रो L1 अपॉन में A1, R की जगह रो L बाई A डाल दिया, 1 1 था तो 1 और 1 डाल दिया। रो के नीचे 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की रजिस्टिविटी क्या है, बराबर ही है, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। L1 के नीचे लिख रहे हैं, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। लिखना चाहो तो फिलहाल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। I2 की जगह आ जाएगा आपका VD2ENA2 रो 2 L2 A2। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया दोनों की रजिस्टिविटी बराबर है, तो रो 1 से रो 2 कैंसिल, लेंथ बराबर है तो L1 से L2 कैंसिल, En से En कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, तू कैंसिल मैं कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, अल्टीमेटली निकल के आ गया VD1 इक्वल टू VD2। और आपको यही शो करना था कि दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने वाली है भाई, शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इज सेम। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो ध्यान देना भाई, आप रेजिस्टेंस से बनाए, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप का बनाने से बढ़िया कि रजिस्टर बना लो, बात एक ही होती है, क्योंकि उसके पास भी हर कंडक्टर के पास अपना एक रजिस्टर होता है। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा के रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। रूल्स आपको सबको पता ही है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर एक बच्चा दिमाग से भी एक्टिव है और फोन के साथ और नेट के साथ भी एक्टिव है। अगले क्वेश्चन बिल्कुल एक और मजेदार क्वेश्चन है, 2 नंबर का 2021 के पेपर में धप्पा किया था कोरोना के बाद, जब इसकी एंट्री हुई थी तो उसने बोला स्वागत तो कीजिए हमारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। 2 मेटलिक वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगेन भाई कह रहा है 2 मेटलिक वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, सेम लेंथ है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 1:1। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया मटेरियल सेम है तो दोनों की रजिस्टिविटी बराबर, दोनों की लेंथ भी क्या हो गई बराबर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो यानी कि A1 बाई A2 कितना दे रखा है
1:2 करके, सिंपल सादी सरल कहानी है। दो चीजें देखे तो 1 और 2 करके मानोगे तो जल्दी आंसर आने की चांसेस है। कह रहे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अरे यार हमें अच्छे से पता है भाई, दो रजिस्टर को अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो कुछ इस प्रकार जुड़ते हैं। एंड अगले पार्ट में क्या रहा है, इन पैरेलल। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरेलल का मतलब कुछ इस प्रकार जोड़ा होगा इसने पक्का। मेटेलिक वायर है। अच्छा फिर से वही वाली बात, कोई बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर यहाँ तो दो मेटेलिक वायर रखिए, आप रजिस्टर क्यों बना रहे हो। फिर से वही वाली बात बेटा, मेटेलिक वायर बनाओगे कैसे, इससे बढ़िया रजिस्टर बना लो। दिखाने में थोड़ा सा क्या रहती है, सरलता रहती है और कुछ नहीं है। ठीक है, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट होती है इन द टू वायर इन बोथ द केसेस 1 and 2। ठीक है, दोनों के लिए भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बना। वैसे तो इसके लिए हमने अभी 2 मिनट पहले ही बनाई थी, बट अब जो कह रहा है तो भैया मान लेते हैं, इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो आप सभी को पता है भाई सीरीज में करंट क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2। और हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा I = वीना। जैसे टेकन वाली गेम होती है तो नीना होती थी है ना, तो टेकन वाली नीना की जगह किसने ले लिया, अब वीना ने ले लिया, क्योंकि अब हम बड़े हो गए भाई, अब पढ़ाई करने लग गए। बस इसके नीचे डी लगा देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके वैल्यू पुट करते हैं तो जाएगा VD1 लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ENA1 विच इज इक्वल टू VD2 ENA2। भाई EN से EN कट गया तो आ गया आपका VD1A1 विच इज इक्वल टू VD2A2। देन इसको नीचे ले लेना, उसको ऊपर ले लेना, चाहो तो ऐसा कर सकते हो, तो जाएगा भाई VD अपॉन में VD1। ठीक है, VD1 अपॉन में VD2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A2/A1। हमारे को A1/A2 की वैल्यू 1/2 दी है, तो A2/A1 कितना हो जाएगा बेटा 2/1 करके। ठीक है, उल्टा कर लेना इसको, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आप लोगों को मिलेगा VD1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VD2, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी। कंपेयर का मतलब वैसे तो रेशो ही होता है। ठीक है, खाली यहीं तक छोड़ना था आपको। VD1 और VD2 का रेशो कितना आ रहा है 2:1, बट कोई थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप करेगा तो टेंशन मत लो, क्योंकि हमें भविष्य में जेई और नीट भी तो देना है, तो थोड़ा समझ के चलते हैं, कुछ नहीं है। बाकी कंपेयर का मतलब जनरली रेशो ही होता है। आंसर यहीं तक भी खत्म कर सकते हो, ये लिखना चाहो तो लिख लेना। पैरेलल में आ जाते हैं भाई, पैरेलल में मैंने बता दिया, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि V1 किसके बराबर हो जाएगा V2। पोटेंशियल का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR1 IR2 सोल्व पहले कर चुके हैं, लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हम फिर से कर लेंगे। आई की जगह आ जाएगा भाई अगेन नीना की बहन वीना। ठीक है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ जाएगा आपका VD1 ENA1। आर की जगह बेटा भाई ρL/A11। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है दोनों की रजिस्टिविटी क्या है, बराबर है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रजिस्टिविटी बराबर है तो रो ही कंसीडर क्या करो, बट ठीक है। कोई बच्चों जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है उनके लिए मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जाएगा आपका A2 ρ2 L2 अपॉन में A2। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे EN से पहले मैं EN काट दूंगा, L1 से L2 काट दूंगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर थी आपकी। ρ1 से ρ2 काटना तो बनता है, क्योंकि दोनों की रजिस्टिविटी भी क्या है, बराबर है। A1 से A1 वैसे ही कट रहा है, A2 से A2 कट रहा है, सो भाई VD1 जो है वो किसके बराबर आ गया, VD2 के बराबर। और अगर आप रेशो में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई VD1 और VD2 का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा आपका 1:1 करके। सिंपल सादी सरल। अब इसमें तो क्या ही सरलता बताऊं, ये तो बताने लायक क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आगे। क्वेश्चन नंबर 3, मजेदार क्वेश्चन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। भैया ऐसा है, आपको डेरिवेशन करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई कैपिटल E अपॉन में M इंटू में टाउ। इस टाउ को ही बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको ध्यान रखना। किन बच्चों ने ये डेरिवेशन कर रखी है, वेल एंड गुड, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज डेरिवेशन वाले लेक्चर में जाके इसकी डेरिवेशन देख लेना। लेकिन मेरे को लगता है डेरिवेशन तो हर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी रखी होगी। खाली आपको ये बता रहे कौन से एग्जाम में आ चुका है, 2024 के ही बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आया था। आगे ये बहुत बार पूछा जाएगा, तो देखते रहना इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आ गया और छा गया भाई 2014 में। ये क्वेश्चन मैंने काफी पुराना क्वेश्चन डाला है, 2014 का 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके चांसेस थोड़े अच्छे हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हुआ करता था कभी, केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में 2023 में धप्पा किया था। एंड भाई आपको मैं अभी रिसेंटली बता दूं 2024 के भी हाफ ईयरली के एग्जाम में ये आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि आपके बोर्ड के 2026-27 में धप्पा कर सकता है। देखते हैं क्या है। 2 बल्ब है, आर रेटेड P1 भी P2 भी। ठीक है, 2 बल्ब है। अब फिर बच्चा गलती वही करेगा, बल्ब बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर गूगल से सर्च करेगा या फिर अगर कोई रेफरेंस बुक करेगा तो वो बल्ब बनाएगा। भाई बल्ब वायर कंडक्टर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप रजिस्टर बनाने के बाद ज्यादा अच्छा लगता है।
ठीक है। तो कह रहा है दो बल्ब है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है भाई, पहले मैंने यूं सीरीज जोड़ दिया, फिर इसको R1 मान लिया, इसको क्या मान लिया R2। आपको बल्ब बनाने की अगर इच्छा हो रही है, इच्छा को मारना मत, बना लेना बल्ब। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है इनको पैरेलली जोड़ दिया। इनको कैसे जोड़ दिया? इन दोनों बल्ब को पैरेलली जोड़ दिया, क्योंकि बल्ब टीवी, अब कल को टीवी बोलेगा तो टीवी थोड़ा बना दो, रजिस्टर बनाओ, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कह रहे हैं सप्लाई वोल्टेज V के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, ये लो ये वोल्टेज V जोड़ देते हैं। आप वोल्टेज V बोलो या 2V बोलो, हम वो भी ले लेंगे। कह रहे हैं फाइंड द पावर डिसिपेटेड, अरे डिसिपेटेड करना है, निकालना है इन द टू कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ P1 एंड P2। कहते हैं दिमाग ज्यादा मत लगाना, पावर निकाल के दिखाओ दोनों केस के लिए। बट अब निकालने के लिए तो आप कुछ भी निकाल दोगे पावर। कहते हैं आंसर P1 और P2 की फॉर्म में आना चाहिए। निकालते हैं यार, टेंशन की चीज क्या है, टेंशन लेना इसकी तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं जब तक हम बैठे हुए यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले वाले की ना पावर दे रखी है इसकी P1 और वोल्टेज दे रखी है V, तो मैं रजिस्टर निकाल लेता हूँ। पावर का प्यारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। इसे P1 R1 मान लेना, तो यहाँ से R1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाय P1। इसी प्रकार पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R होता है भाई। सेकंड वाले के लिए निकाल रहे हैं तो P2 और R2, P2 क्यों लिख रहा हूँ? उसी ने बोला है P2 लिखो। वोल्टेज के नीचे 2 क्यों नहीं लगा रहा भाई? उसी ने बोला है कि दोनों के लिए वोल्टेज V है, वरना मैं तो लगा लेता V1 और V2। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो वो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई? V स्क्वायर बाय P2 करके आ गई। चलिए भाई, R1 मिल गया, R2 मिल गया। अच्छा, रजिस्टर बनाने का एडवांटेज क्या मिलता है? अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज की कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज में आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप सीरीज में निकालोगे तो सीरीज में रजिस्टर कैसे जुड़ते हैं? सीरीज में रजिस्टर भाई आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली ऐड कर लेते हो, यानी कि R1 प्लस का क्या हो जाता है आपका R2 करके हो जाता है। तो मैं आराम से सोल्व करता हूँ। मैं इनके लिए नेट पावर निकाल रहा हूँ, फाइंड द पावर डिसिपेटेड है ना सीरीज के लिए, तो यहाँ पे मैं नेट पावर निकालता हूँ। तो नेट पावर क्या होगी? नेट करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस का स्क्वायर। बट कौन सा रेजिस्टेंस भाई? नेट रेजिस्टेंस। ना ही R1 आएगा ना ही R2 आएगा, दोनों सीरीज में जुड़े हैं। आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेना। सीरीज में कैसे जुड़ते हैं भाई? R1 प्लस का R2 करके होता है। आप फिर इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। आई की जगह क्या आ जाएगा? ओम्स लॉ कहता है आई की जगह आता है V बाय R। R भी नेट वाला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V बाय R1 प्लस का R2 का होल का स्क्वायर, और इंटू ये क्या हो गया आपका R1 इंटू में R2। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से भाई, ये आपका R नेट ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका R नेट की जगह क्या आ गया? R नेट की जगह आ गया आपका R1 प्लस का R2। खत्म कहानी, यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नेट वाली चल रही है, इतना ध्यान रखना, ना ही R1 को कंसीडर करेंगे ना ही R2 को। ये R1 प्लस R2 है, यहाँ R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा बचेगा V स्क्वायर अपॉन में R1 प्लस का R2। ठीक है बेटा, R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लेना। इसको मिटा देते हैं भाई, ये क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को अगर लिखना हो तो लिख सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अभी येलो मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो V R1 R2 ये आ गई आपकी नेट पावर। ये क्या आ गई? नेट पावर। सीबीएसई वाले को पहले से पता था कि आप नेट पावर ऐसे ही निकालोगे, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया नेट पावर निकालना P1 और P2 की टर्म में निकालना। ठीक है भाई, बुरा मत मानो, निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू में जानबूझ के पहले ही निकाल चुका था, तो ये हो जाएगा P नेट विच इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1 की जगह डाल दो भाई, क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय P1 प्लस का R2 की जगह क्या आ जाएगा आपका? V स्क्वायर बाय P2। थोड़ा सा एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा। V स्क्वायर से वैसे सारे V स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो भाई ये बचेगा। अगर आप इसको सही से सोल्व करते हो ना, ठीक है, एलसीएम कैरी करके सही से सोल्व करते हो, तो हो जाएगा P1 P2 अपॉन में P1 प्लस का P2 करके। खत्म, सिंपल सादी सरल कहानी। अब बोल दो जरा किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो P1 P2 अपन में P1 प्लस P2 खत्म। सीरीज के लिए करना है, लो भाई सीरीज के लिए भी कर देते हैं, बुरा नहीं मानने का, सीरीज का भी फटाफट कर देते हैं। R1 की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, बगल में निकालिए, कुछ बच्चे बोलेंगे बगल में निकाल रखी है, तो यही पे डायरेक्टली लिख दो। एक काम करो, तो R2 की जगह आ जाएगा V स्क्वायर बाय P2। मुझे क्या निकालनी है? नेट पावर निकालनी है, निकाल के चल देते हैं। अच्छा, ये 2V नहीं है भाई, याद रखना, ये वोल्टेज ही है, कई बार में बोलो, ये खाली समझाने के लिए बताया था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कह रहा था कि ये आ गया R1 ये R2, दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए? पैरेलल में, तो नेट पावर कितनी होगी? तो भाई नेट पावर कितनी होगी? V स्क्वायर बाय R होगा भाई, और क्या होगा? बस यहाँ पे R की जगह क्या आएगा? नेट रेजिस्टेंस आएगा। अब पैरेलल में अगर किसी बच्चे को पता हो तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है दो के लिए R1 इंटू R2 अपॉन में क्या होता है बेटा? R1 प्लस का R2। ठीक है, ये होता है पैरेलल में। वैसे 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ते हैं, बट रिजल्टेंट यही बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका बेटा V स्क्वायर अपॉन में R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2। बस खत्म कहानी भाई, तो गली के बच्चे भी कर लेंगे।
R1 R2 की वैल्यू पुट कर दो। आंसर तो खैर यहाँ पे भी मैं खत्म कर देता, यही आंसर था, बट उसने बोला P1 P2 निकालो, तो निकाल लेते हैं, मतलब P1 P2 की फॉर्म में निकालो। तो R नेट जो हो जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, V स्क्वायर, R1 की वैल्यू पुट कर लो भाई, यह आ जाएगा V स्क्वायर बाय P1 इंटू में V स्क्वायर बाय P2 के होल के अपॉन में R1 V स्क्वायर बाय P1 प्लस का V स्क्वायर बाय P2। अब कुछ बायो वाले बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जो करते हो वही करना, बस रिलैक्स होके करो भाई। पहले तो V स्क्वायर से एक V स्क्वायर को अगर आप उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। आप आराम से लिख लो। तो 1 ये बचा आपका खाली V स्क्वायर के अपॉन में क्या बचा बेटा, P1 P2, ठीक है। एक V स्क्वायर से मैंने V स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, चलो आपके लिए मैं लेके दिखाता हूँ। V स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/P1 प्लस 1/P2, और अगर आपने सही से एलसीएम लिया तो बचेगा P1 P2 के होल के अपॉन में P1 P2 करके, ठीक है। P1 P2 इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, P1 P2 से P1 P2 कैंसिल, क्योंकि सबसे नीचे थे, P1 P2 सबसे ऊपर चल जाएगा, तो जो नेट पावर आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी P1 प्लस का P2 करके, खत्म, सिंपल सादी सरल कहानी। यानी कि सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान ये रखना था इसमें कि भाई ये, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं क्या यहाँ पे V स्क्वायर बाय R से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो, घबराना बिल्कुल मत, वो भी लगा सकते हो, लेकिन होता क्या ना, फॉर्मेट होता है सीरीज में, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R लगाना चाहिए, ज्यादा बेटर और अच्छा आंसर आता है। अच्छा का मतलब है कि आप फंसोगे नहीं कैलकुलेशन में, और पैरेलल के केस में V स्क्वायर बाय R लगाना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ भाई 2025, जिसे टिपिकल पेपर बोला जाता था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, देख लो भाई क्या कह रहा था, कह रहा है शो दैट E इक्वल टू रो जे। अरे यार E इक्वल टू रो जे कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल डेरिवेशन थी, कुछ बच्चे ही अटके थे इसमें, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया था। फॉर्मूला क्या होता है भाई, I इक्वल टू होता है, आप सभी को पता है, V बाय R, ओम्स लॉ। किसने बोलती भाई ये वाली बात, ओम्स लॉ ने बोलती, मान ली I इक्वल टू V बाय R करके। चलिए देन मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे आपको ट्री वेलोसिटी चाहिए ना, I का फॉर्मूला होता है जा, क्या होता है, I इक्वल टू जा। फॉर्मूले वाले शीट में सब चीज लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। I का मतलब करंट, J का मतलब करंट डेंसिटी, A का मतलब एरिया। तो I की जगह यहाँ पे लिख दो जा करके लिख दो, तो क्या आ गया, जा V बाय R करके हो गया। इसमें कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को, कोई परेशानी हो भी नहीं सकती, क्योंकि होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए भाई। R के फॉर्मूले को मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। R का एक फॉर्मूला होता है, दैट R का फॉर्मूला होता है आपका रो L अपॉन में A। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, जा विच इज इक्वल टू V अपॉन में रो L अपॉन में A। ये A सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चल जाएगा, घबराना मत, आराम से सोल्व करना। तो V A अपॉन में रो L, A से A कैंसिल, वैसे डेरिवेशन में काट के दिखाते नहीं है तो यहाँ पे मैं भी नहीं काटूंगा, तो हो जाएगा J विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो V बाय L। अब कुछ बच्चे बोलेंगे V बाय L को अलग से क्यों लिख रहे हो, वैसे तो ऐसा कर सकते हैं, A से कट गया, V बाय L को थोड़ा सा अलग से लिखा है भाई, थोड़ा सा अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि V बाय L पोटेंशियल बाय लेंथ, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय L करके। तो J इज इक्वल टू क्या आ गया, E बाय रो। तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, अगर आप E का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू में J करके, खत्म कहानी। रो का मतलब आपकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, J का मतलब आपका करंट डेंसिटी है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई बच्चे बोलेंगे सर इसके ऊपर वेक्टर लगा है, तो लगा ले बेटा, टेंशन की चीज की है, रेजिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी, उसके ऊपर वेक्टर छोड़ना लगा देगा, खत्म कहानी। तो इस तरह से करनी थी डेरिवेशन। पता है 2025 में मैक्सिमम बच्चों ने डेरिवेशन कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत थी राइट अ कंडीशन विच ओम्स लॉ इन नॉट वैलिड। अब ये वाली बात काफी कम बच्चों को पता थी भाई, ओम्स लॉ की वो कंडीशन फॉलो करो जहां पर ओम्स लॉ वैलिड ना होता हो, ठीक है भाई। दो जगह होता है वैसे तो, पहला करंट और वोल्टेज का ग्राफ लीनियर ना जा रहा हो, दूसरा लिख लेना भाई, करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या ना जा रहा हो, लीनियर ना जा रहा हो, यही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। या फिर टेम्परेचर नॉन कांस्टेंट हो, पहली कंडीशन लिखना चाहो तो लिख लेना नॉन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि भाई आपको बता दूं ओम्स लॉ जो था, ओम्स लॉ जब भी वैलिड होता है जब टेम्परेचर की कंडीशन को क्या माना गया था, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होने वाला बिल्कुल भी। और दूसरा भाई मैंने आपको बता दिया नॉन लीनियर मटेरियल, ठीक है, कौन सा हो गया आपका, नॉन लीनियर मटेरियल करके। तो दिक्कत में किसी को याद रहेगा भाई। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी, ये भी 2025 का ही होगा, बिल्कुल देख लो भाई, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 6 भी 2025 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मजेदार क्वेश्चन था। एन आइडेंटिकल सेल, बहुत सारे सेल है, सेम है, ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सबका ईएमएफ ई है, हमें मत सिखाओ भाई, हमें पता है ऑलमोस्ट सारे सेलों का ईएमएफ हम क्या लेते हैं, ई ही लेते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही लेते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में जोड़ दिया, मतलब ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा सेल,
ये रहा सेल, ड्यूरासेल, 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 जोड़ते चल जाओ, जोड़ते चल जाओ, एन तक जोड़ते चल जाओ, ठीक है। ये रहा आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके एन तक आपने ऐसे बहुत सारे सेल को जोड़ दिया, ठीक है। कह रहा है लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट दैट टू सेल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलरिटी। ये बच्चा बोलेगा यार ये एक्स और वाई कहां से आ गए, कुछ भी नहीं भाई, सारे सेम है, तुम्हारी मर्जी, जिसको भी एक्स मानना है एक्स मान लो, जिसको वाई मानना है वाई मान लो, किसी भी दो सेल को ले लो, यहाँ पे 5 और 6 को ले लेते हैं, आप 6 और 7 है, जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है इन दोनों सेल का ना पोलरिटी को उल्टा कर दिया, कर दे भाई, पोलरिटी को उल्टा कर दिया, थोड़ा सा अलग मार्कर से बनाते हैं, स्मार्ट बोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ये लो ये व्हाइट कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। ये लो पोलरिटी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हमें पता नहीं है क्या पोलरिटी को उल्टा करना, मतलब बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दिया, खत्म करनी। चलो आगे बोल। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एक्स, इसको मैं चलो एक्स मान लेता हूँ। कह रहा है एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, 2 मिनट में निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है क्या कोई, ये तो बिल्कुल लल्लू वाली कहानी हो गई। सबसे पहले मैं नेट रजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, नेट रजिस्टेंस, और नेट रजिस्टेंस भाई क्या हो जाएगा, इन सबका इंटरनेशनल आर है भाई, किसी को उल्टा करो या सीधा करो, रजिस्टर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सीरीज में जुड़े हैं, तो बच्चे को पता है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन आर तक हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया एन आर। अब मैं निकाल लेता हूँ नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं, या नेट ईएमएफ जिसे बोलते हैं आप लोग। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे सेल थे, एन ई सेल थे, कितने सेल थे, एन ई सेल थे। इसमें से गद्दारी किसने करी भाई, इसमें से गद्दारी कर दी भाई, ये दो सेल की पोलरिटी क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब ये दो सेल की पोलरिटी उल्टी होने से क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला सेल, अब ये मान लो ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, रिवर्स पोलरिटी में आ गए। इसका करंट यहाँ जाएगा, इसका करंट यहाँ जाएगा, या आप अगर ऐसे समझना चाहो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि एक सेल की पोलरिटी, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि कहीं वेबसाइट में आंसर गलत भी लिखा हुआ है। किसी भी बहुत 10 सेल जुड़े हुए, 10 सेल में से किसी एक सेल को आपने उल्टा लगा दिया, तो भैया वो जो सेल को आपने उल्टा लगाया ना, वो सामने वाले सेल को भी खा जाएगा। यानी कि 10 में से अगर आपने एक उल्टा लगाया तो 2 खत्म हो गए, ठीक है। अगर 10 में आपने 2 सेल उल्टे लगा दिए, अगर 2 सेल को रिवर्स कर दिया, तो ये 2 सेल सामने वाले 2 सेल को खा देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, आप चाहे घर पे करके देख लेना, घर पे करके देखना। एक बैटरी लेना 9 वोल्ट की, एक बैटरी लेना 9 वोल्ट की, इनके दोनों टर्मिनल को पहले जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ोगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ोगे, रिवर्स करके देख लेना, पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, अगर 10 सेल है, 10 में से 2 सेल को आपने उल्टा कर दिया, तो भैया वो 2 सेल ना सामने वाले 2 सेल को खा जाएंगे, यानी कि 4 सेल खत्म। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। तो यहाँ पर भी ऐसी है, एन सेल है, इसमें से 2 सेल को उल्टा कर दिया तो 4 सेल इसमें से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 सामने वाले 2 को भी खा जाएंगे, तो 2 खत्म और खुद तो 2 खत्म होनी है, तो टोटल में आगे 4e वोल्टेज जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका e कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, n माइनस का 4। ये हो गई आपकी नेट ईएमएफ करके हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे तो मैं आंसर चाहूँ तो यहाँ पर भी 2 मिनट में निकाल दूंगा, बट भैया बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा, मेरे को एक्स के लिए निकालना है ना, एक्स के लिए निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिख देते हैं 4x पोटेंशियल डिफरेंस। भाई फॉर्मूला होगा v इक्वल टू e प्लस का आई आर। अब कोई बच्चे बोलेंगे e प्लस का आई आर कैसे आ गया भाई, हमने तो ये सुना है कि सेल का डिस्चार्जिंग के केस में e माइनस आई आर आता है। बेटा सही सुना है, बट मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे सेल का करंट इधर को जा रहा है और तुम्हारा एक सेल उल्टा हो गया, ये वाला सेल क्या हो गया, उल्टा, तो भैया सारा करंट क्या होगा, इसके अंदर घुसेगा, और जब इसके अंदर घुसेगा तो इसको चार्ज करेगा, ना कि इसको डिस्चार्ज करेगा, ना कि इसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर सारी बैटरियां एक साथ जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है, तो भैया सारी बैटरी का करंट एक डायरेक्शन में जाएगा, बट उसमें से एक बैटरी रिवर्स हो गई, तो भाई सारा करंट क्या होगा, उस बैटरी के अंदर घुस जाएगा, जिसके कारण वो सेल या बैटरी डिस्चार्ज ना होकर क्या होनी शुरू हो जाएगी, आपकी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्लस वाला केस है, ये केस चार्जिंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ भाई, एक एक करके सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, खत्म करते हैं से भी, तो हो जाएगा आपका ई को तो ई रहने दो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और हमने निकाली है नेट वोल्टेज हमारी कितनी आई है, आपकी नेट वोल्टेज आई है ई इन ब्रैकेट n माइनस का 4 अपॉन में नेट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, एन आर इंटू में आर करके, याद रखना आई का फॉर्मूला वही ओम्स लॉ वाला लगाया है, वी बाय आर करके। नेट वोल्टेज ये थी ई n माइनस 4 और नेट रेजिस्टेंस एन आर था, आर से आर कैंसिल, तो हो जाएगा ई प्लस का ई n माइनस का 4 अपॉन में n, और अगर आप इसको सही से सोल्व कर लेते हो मेरे हिसाब से, तो भाई यहाँ पे e कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 प्लस का n माइनस का 4 अपॉन में n, और इसको एलसीएम कैरी करके सही से सोल्व करना, तो हो जाएगा बेटा e n प्लस का n माइनस का 4 अपॉन में n, यानी कि आ जाएगा e 2n माइनस का 4 अपॉन में n। यहाँ तक छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कुछ कुछ जने बस रिप्रेजेंटेशन के लिए n के नीचे n रखते हैं, तो 2 माइनस का 4 बाय n आ जाएगा। आंसर वैसे यहाँ तक भी खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ध्यान से देख लो भाई, इसे भी एक बार आराम से शांति से ध्यान से देखना तो बनता है।
जिसे बोलते हैं ना एकदम शांति से ध्यान से देखना तो बनता है। चलिए चलिए भाई, स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट आ गया। अरे यार आ गया भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला एक और धाकड़ क्वेश्चन आ गया। डायग्राम दिख रहा है ना, बस डायग्राम देखने के लिए आ रहे थे एक बार। 7th 2021 का 3 नंबर का क्वेश्चन। अगेन कोरोना खत्म हुआ और 3 नंबर के क्वेश्चनों का स्टार्टिंग हो गई। यहाँ से अब 3 नंबर के क्वेश्चन चलेंगे। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना कर लेना कि भाई पोटेंशियल लगाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिगर शो द वेरिएशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कॉपर वायर एंड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है ये आपको फिगर बना रखी है पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के बीच का है, पोटेंशियल डिफरेंस का, 2 वायर के लिए ए और बी के लिए। ठीक है, कह रहा है पहले बताओ व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। भाई स्लोप हमें अच्छे से पता है, जो स्लोप होता है वो होती है आपकी वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपॉन में एक्स एक्सिस में क्या है पोटेंशियल। अब किसी को याद हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में पोटेंशियल क्या होता है, तो बेटा से मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज डिफाइन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि पोटेंशियल है, कोई बात नहीं खोल लेते हैं, टेंशन किस चीज की है भाई। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बाय एल, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी, म्यू को याद रखना, म्यू को क्या बोलते हैं बेटा मोबिलिटी करके बोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। ठीक है, तो जाएगा वी डी, ई की जगह क्या आ जाएगा वी बाय एल। ठीक है, और सबसे नीचे अगर एल है तो ऊपर चल जाएगा, तो आ जाएगा आपका वी डी बाय वी एल, और एल को नीचे ले लेना यानी कि म्यू बाय एल विच इज इक्वल टू वी डी बाय वी करके, यानी कि वी डी बाय वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू बाय एल। तो जो स्लोप है वो स्लोप हमारा क्या निकल के है मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ। क्या निकल के है बेटा मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ करके LENGTH। खत्म कहानी। लो पहला पार्ट तो वैसे ही खत्म हो गया कि भैया व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ करके। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं। विच वन ऑफ 2 वायर इज लॉन्गर। आपको बताना है किस कौन सी वायर लंबी होगी। भाई देख लो दोनों का स्लोप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर ए वाले केस में एंगल जो है वो ज्यादा बन के आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ स्लोप जो है वो किसका ज्यादा है ए वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लोप किसका बी वाले का। अब हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ। अगर ए वाले का स्लोप ज्यादा है, ठीक है ध्यान से सुनना बिल्कुल, स्लोप का फॉर्मूला क्या है मोबिलिटी पर यूनिट लेंथ करके। अगर ए वाले का स्लोप यहाँ पे लिख दो 4a, ए वाले का स्लोप ज्यादा है तो ए वाले की लेंथ क्या होगी कम होगी। तो फॉर बी की बात करता हूं, फॉर बी तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है भाई म्यू बाय एल। बी वाले का स्लोप क्या है कम है। अच्छा मैंने कैसे बताया कि बी वाले का स्लोप कम है, इसका एंगल कम बन रहा है उसका एंगल क्या बन रहा है ज्यादा, tan थीटा से निकालते हैं स्लोप। ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी क्या होता है ज्यादा। और जो बच्चों को देखते ही समझ आता है जिसकी ढलान ज्यादा, यहाँ पे देख रहे हो भाई गाड़ी यहाँ पे रखो एकदम नीचे आ जाएगी, यहाँ पे रखो यहाँ पे भी नीचे आएगी लेकिन थोड़ी इसके कंपेयर में कम आएगी। ठीक है, जिसकी ढलान ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। बी वाले का स्लोप क्या है कम है, तो बी वाले की लेंथ क्या होगी ज्यादा। तो विच वन ऑफ 2 वायर इज लॉन्गर, वायर नंबर बी, जो बी वाली लेंथ होगी वो क्या होगी ज्यादा। ठीक है, इसको तरीके से भाई अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। आ गया भाई छा गया, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन आ गया। अब इसको तो मैं क्या ही बोलूं, बोलने की जरूरत है क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझदार के लिए सारा काफी। मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार सोल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लवली क्वेश्चन, तो बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ। 40 वोल्ट है, बैटरी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पे बैटरी ना थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे मैं बता दूंगा ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे ना पॉजिटिव लिखा हुआ था वो थोड़ा सा हमारे टाइपिंग वालों ने ना थोड़ा सा एरर मार दिया, कई बार होता है ना। हालांकि याद रखना 2019 का सीबीएसई का 3 नंबर का क्वेश्चन तो ये है ही, उससे पहले भी ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये आ चुका है, प्री बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में धप्पा करने को रेडी है। अब देख लेना हर एक टीचर 40 और 80 बैटरी वाला ही बनवाता है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का छोटा सा नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था वहाँ पे नेगेटिव लिखा था। अब अगर आपको ये आता है तो भाई आपको पता है बड़ी वाली बैटरी चूज करते हैं 80 वोल्ट, यहाँ से करंट जाएगा आई, ये आ गया जंक्शन पॉइंट। करंट 2 पार्ट में डिवाइड, अंदर वाला करंट हो गया आपका I1 और नीचे वाला क्या हो गया आपका I माइनस का I1 करके खत्म कहानी भाई। I माइनस का I1, यहाँ से करंट वही आएगा, यहाँ पे करंट आ रहा है आपका I1, दोबारा जंक्शन पॉइंट आ गया, ये आपका I माइनस का क्या है I1 और दोबारा करंट क्या बन जाएगा I। जिसको ये किरचॉफ लॉ आता है अच्छी बात है, जिसे किरचॉफ लॉ बिल्कुल ना आता हो भाई वो हमारी किरचॉफ लॉ वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, वहां पर ये क्लियर कट मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है,
बस खत्म कहानी। आप अपनी मर्जी से करना चाहो तो कर लेना भाई किरचॉफ लॉ, क्योंकि मेरे को सबको पता है किरचॉफ लॉ के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करता है हर एक बच्चा। जिसको इस तरीके से करना कर लेना। मैं जनरली केवीएल लगाता हूँ हर बार, केसीएल का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता, ठीक है। कोई बच्चे केसीएल करते हैं तो केसीएल कर लेना। अप्लाइंग केवीएल इन लूप, मैं डायरेक्टली लूप ले लेता हूँ आपका ए बी सी एफ ए। देख लो भाई ए बी सी एफ उल्टा ले लिया क्या मैंने? अच्छा ए, एक मिनट चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ इसे। ए बी सी एफ ए, ऊपर वाला लूप ले रहा हूँ। ये है ए बी सी डी ए करके, फॉर्मूला होता है केवीएल का समीशन ऑफ आई आर इक्वल टू समीशन ऑफ ई। तो ए से लेके बी तक गए भैया, आपको दिख रहा है ये आ जाएगा आपका 20 आई, बी से सी कुछ नहीं है, सी से डी गए तो आपका हो जाएगा प्लस का 40 आई वन विच इज इक्वल टू बैटरी उसमें 80 वोल्ट की। इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 से तो हो जाएगा आई प्लस का 2i1 विच इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 करके हो गई आपकी। अगली इक्वेशन बनाने के लिए अब मैं बड़ा वाला लूप ले रहा हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी लूप ले सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अप्लाइंग के वी एल इन लूप, ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला ए बी एफ ई ए, ठीक है। ए बी एफ ई ए क्लोज लूप लेना होता है इसलिए। बाकी केवीएल वाली वीडियो देख लेना अगर किसी को ना आते हो, ये खाली मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को आता है वो एटलीस्ट मैच करके देख सके। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला समीशन ऑफ आई आर इक्वल टू किसके बराबर होगा? समीशन ऑफ ई। तो हो जाएगा आपका ए बी ई एफ ई ए, यानी कि बड़ा वाला हो जाएगा तो हो जाएगा 20 आई प्लस का 10 इन ब्रैकेट आई माइनस का आई वन, और यहाँ पे दो बैटरी है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ा है तो बेटा दोनों बैटरी को ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया आपका 120। इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 30 आई 10 आई माइनस का 10 आई वन विच इज इक्वल टू 120। तो हो जाएगा 3 आई माइनस का हो जाएगा ये आपका 3 आई माइनस का आई वन विच इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेना। सही से सोल्व अगर आपने कर लिया एलिमिनेशन मेथड तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, एंड यानी कि सोल्व करके I1 की वैल्यू सबकी 0 आनी चाहिए भाई। अगर आपने करंट की ये इक्वेशन मानी है, कुछ और माना है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। बीच वाले यानी कि 40 ओम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किरचॉफ लॉ को कैलकुलेट करना है 40 ओम के लिए कितना करंट होगा, तो भाई 40 ओम के लिए कितना करंट आने वाला है यहाँ पे लिख देना। ये करंट है आपका 40 ओम के लिए 0, क्योंकि कई बार बच्चा ये गलती करता है खाली I1 I2 में निकाल के छोड़ देता है। भाई आपको बताना पड़ता है हर किसी के लिए। कह रहा है 20 ओम के लिए बताओ कितना करंट होगा, यानी कि I की वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। तो भाई अगर आपने I1 की जगह 0 अगर आपने डाल दिया तो भाई ये आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 एम्पियर करके आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाली आ गई आपकी किसके लिए? 20 ओम के लिए आ गई। मैं I माइनस I1 इसलिए निकाल रहा क्योंकि उसने 10 ओम के बारे में बात ही नहीं करी, वरना मैं I माइनस I1 निकाल के वो भी बता देता। क्लियर? तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना लास्ट वाली ट्रिक को कि किस तरह से करंट निकाला जाता है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया 2015 का। अगेन एक काफी पुराना क्वेश्चन लेके आए, लेकिन भाई लेके आप ही के लिए आए हैं, लेके आप ही के लिए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 2015 का क्वेश्चन नंबर 9। इसको आराम से देखते हैं। ये डेरिवेशन वैसे भी मल्टीपल टाइम आई है। अ सेल ऑफ ईएमएफ E इंटरनेशनल R कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रजिस्टर R, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट। ठीक है भाई, मैं आंसर करता हूँ। ए फिक्स है, पहला ग्राफ आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में बनाना है। तो भाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में आपको सेल के लिए ना डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू ई माइनस का आई आर करके, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे लिए इक्वेशन बना के दिखा दो। किसके लिए बनानी है? सॉरी ग्राफ बना के दिखा दो। बना देते भाई। वोल्टेज और किसके बीच का बनाना है? रेजिस्टेंस का। कुछ 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 पैराबोला टाइप का इस प्रकार बनता है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन कर देते हैं इसको। कुछ 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 इस प्रकार का बनता है। यहाँ से इस लाइन को एकदम सीधा लेके आना, क्योंकि यहाँ पर लिखा जाता है V इक्वल टू ई करके। तो ये होता है भाई आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का। बाकी रिलेशन आप लोग बताओ कि किस तरह से V और R के बीच में सेल के केस में रिलेशन बनता है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। I की जगह आपका V बाय R आता है, I की जगह क्या आ जाता है आपका V बाय R करके यहाँ पे खोलना पड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई करंट के बीच के लिए भी बना दो, ठीक है बना देते हैं। ये आपका इसका पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का बनाना है, यानी कि V और I के बीच का बनाना है। ये तो डायरेक्टली आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सीधी लाइन आएगी नीचे की तरफ। ये हो गया आपकी वोल्टेज और ये क्या हो गई आपकी करंट।
ये वाला पॉइंट जो होता है v किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू होती है सेल की इक्वेशन e माइनस का आई आर। इसके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन निकालोगे तो भाई v और जो i है वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए ये नीचे है। यहाँ पर अगर आपने सही से रिलेशन बनाया तो आपको पता लगेगा कि वोल्टेज जो कैपिटल आर जो आएगा ना उसमें v का एक स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। i को अगर आप v को यहाँ पे खोलते हैं तो भाई ये i इंटू आर करके हो जाता है, देन i और i को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वोल्टेज का क्या आ जाता है, तो एक का किसी का स्क्वायर आता है, इसलिए पैराबोला करके होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ को आप लोग सारे के सारे ध्यान रखेंगे किस तरह से बनाया जाए। सेकंड बी पार्ट को भी देख लेते हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन r इज 4 ओम, ठीक है, करंट इज 1 एम्पियर एंड व्हेन r इज इंक्रीज टू 9 ओम, करंट रिड्यूस टू 0.5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड इंटरनेशन। सेल का ही केस है तो भाई मैं ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने वाला हूं नहीं। वो बेसिकली दो चीजों के बारे में बता रहा है। आई का देखो मैं आपको पहली फॉर्मूला लिख देता हूं, आई इक्वल टू ई आर प्लस का आर करके। जो अभी मैं आपको 2 मिनट पहले कह रहा था ना, आई की जगह आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनाने की वजह से आपको नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राफ अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर किसी को अंदर से हो नहीं यार मुझे तो ग्राफ बनाना सीखना है, भाई डाल देना, वैल्यू डाल देना, अपने आप आपको रिलेशन पता लग जाएगा कि किस तरह से किसी एक का स्क्वायर चल रहा होता है। चलिए, इट इज फाउंड दैट आर की वैल्यू है 4 ओम, करंट है 1 एम्पियर, ठीक है भाई, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, ईएमएफ मुझे पता नहीं है, आर की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, इंटरनेशन मुझे पता नहीं है, यानी कि हो गया कुछ इस प्रकार। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 प्लस का आर, इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं आर को बढ़ा करके 9 ओम कर दिया। मैं दोबारा ये फॉर्मूला लगाता हूँ, आई इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस का आर करके। तो करंट हो गया आपका, करंट की वैल्यू रिड्यूस 2 हो गई ना, यानी कि 0.5 हो गई। ई की वैल्यू कितनी है 9, सॉरी ई की वैल्यू 9 नहीं है, ई तो ई रहेगा, आर की वैल्यू 9 है, 9 प्लस का आर हो गया। देन इसको अगर सोल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा भाई आपका 2, मान लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44, यानी कि ई इक्वल टू आ जाएगा आपका 4.5 प्लस का 0.5 आर। बट एक काम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि इसको तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस का आर। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, खत्म करनी। अब दोनों में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मर्जी लगाना है लगा लो भाई। तो ई की वैल्यू जो आएगी यानी कि ईएमएफ जो आएगा 5 वोल्ट आ जाएगा और इंटरनेशन कितना आ जाएगा आपका 1 ओम करके आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना क्योंकि भाई 1 घंटे के अंदर सारे के सारे बताने हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी दमदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन नंबर 10। एक और अच्छा क्वेश्चन है, 2017 का है ना ये, हाँ बिल्कुल। Derive the expression for the current density of a conductor in term of conductivity and applied electric field। मैंने अभी 2 मिनट पहले इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ये देख लो, यहाँ पर मैंने रजिस्टिविटी के बीच में बनवाया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं बड़ा पीछे हो गया यार, बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और रजिस्टिविटी के बीच में था, तो रजिस्टिविटी को 1 अपॉन में कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी जो होती है 1 अपॉन में क्या हो जाती है कंडक्टिविटी। तो वहां से भाई ये वाली डेरिवेशन कर लेना, और जिस बच्चे को डेरिवेशन आती है उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ तक के पार्ट को तो मैं छोड़ देता हूँ इसका। आगे एक्सप्लेन विद द रीजन हाउ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट डबल कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। कह रहा है मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दे। भाई ये है इसका पार्ट, अब दमदार पार्ट है, इसको देखना। मोबिलिटी का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई इज इक्वल टू होता है भाई आपका वी ना, तो वीडी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आई अपॉन में ई ना, ठीक है। वीडी का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या बचा कैपिटल ई। चलिए आई का फॉर्मूला क्या होता है वी बाय आर, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो आई की जगह क्या डाल देना वी बाय आर ई एन ए, एंड ई की जगह क्या डाल दोगे वी बाय एल, ठीक है। ई की जगह क्या डाल दिया वी बाय एल, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय लेंथ करके, तो पोटेंशियल से पोटेंशियल कट गया, लेंथ ऊपर चले गया, तो भाई हो गया आर ई एन ए, खत्म कहानी मोबिलिटी। अब पूछ लो क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि ये बताओ पोटेंशियल को डबल करेंगे तो मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। काफी सारी वेबसाइट और काफी सारे जन इसमें लिखते हैं कि मोबिलिटी जो होगी वो ना डबल हाफ हो जाती है, मोबिलिटी क्या हो जाती है आपकी हाफ हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, फॉर्मूला देख लो, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेंथ एरिया और रेजिस्टेंस तीनों के तीनों क्या रहने वाले आपके कांस्टेंट रहने वाले, यानी कि मोबिलिटी कांस्टेंट ही हो जाती है कहीं ना कहीं, मोबिलिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। तो भैया लिख लेना नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खाली इस फॉर्मूले को देख के जज मत कर लेना कि जो पोटेंशियल है वो आधा हो जाएगा, ओ सॉरी मोबिलिटी आधी हो जाएगी। भाई फॉर्मूले को पूरा खोलना। और कुछ कुछ जिनकी बहुत अच्छी फिजिक्स है उनको तो मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी बता दूं, भाई अगर आपने पोटेंशियल को बढ़ाया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल, डबल से डबल कैंसिल, सब कैंसिल,
ठीक है, डबल से डबल कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। पहला, दूसरा ये भी एक्सप्लेनेशन है। तीसरा, नीट वाले बच्चों को भी कंसिडर कर लेता है, मोबिलिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, लिख लेना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 भाई, इसी का मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। ठीक है, काफी देर से एक डेरिवेशन टाइप की मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 E2 इंटरनेशनल R1 R2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, obtain expression for the equivalent resistance and EMF of the combination। 2018 का 3 नंबर का लवली क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। डेरिवेशन है, बट इसकी डेरिवेशन मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि ये काफी कम बच्चों ने की होती है। काफी सारे टीचर्स डेरिवेशन को स्किप करा देते हैं। वो कह रहा है भाई 2 सेल है, दोनों सेल को एक ही, चलो मान लिया ऐसे बना लेते हैं, ईएमएफ है और इसका इंटरनेशन भी बना लेते हैं। इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ दिया कुछ इस प्रकार, चलिए जोड़ दिया। यार इसकी EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। चलिए कुछ इस प्रकार, दोनों से करंट बाहर निकाल दिया, I और I करके। कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का EMF वो बताओ क्या होगा और EMF बताओ। मैं आपको ना एक ही डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, एक ही डेरिवेशन में दोनों कंपेयर हो जाएंगे। अब देखते रहना किस प्रकार में डेरिवेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है, वैसे कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए V इक्वल टू क्या होता है बेटा, E माइनस का IR, क्योंकि दोनों के डिस्चार्जिंग के पहले वाले केस के लिए E1 और R1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ना IR1 निकाल लो, तो IR1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा E1 माइनस का V। तो I की वैल्यू निकाल लो, या फिर से आप चाहो तो I1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे I1 लिख लेना। I1 मतलब इसके अंदर घुसा हुआ करंट I1, और इसके अंदर घुसा हुआ करंट क्या हो गया आपका I2। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 माइनस का V। दोनों के लिए वोल्टेज सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। अपॉन में क्या आ गया आपका R1। सेम आप इसी तरीके से जैसे मैंने I1 बनाया, आप I2 बना लेना। I2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, E2 माइनस का V अपॉन में R2। खत्म कहानी। आपको पता है यहाँ पे I जो होगा किसके बराबर होगा, I1 प्लस का I2 है ना। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है, जंक्शन रूल, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I को फिलहाल मैं I छोड़ रहा हूँ, ज्यादा माथा बच्ची नहीं करूंगा। I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस का V अपॉन में R1 प्लस का I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी E2 माइनस का V अपॉन में R2 करके। इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको सेपरेट कर लो। E1 अपॉन में R1 माइनस का V अपॉन में R1 प्लस का E2 अपॉन में R2 माइनस का V अपॉन में R2। चलिए ये भी सही है। इसके बाद इसको छोड़ लो, E1 R1 प्लस का E2 R2 माइनस का, ये हो जाएगा आपका V अपॉन में R1 माइनस का V अपॉन में R2। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, E1 R1 प्लस का E2 R2 माइनस का V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R1 माइनस का प्लस का 1 अपॉन में R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डेरिवेशन को इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीबीएसई भी इसी तरीके से डेरिवेशन करके दोनों चीज निकालती है। रजिस्टर में ये मैं भी एक झटके में एक बारी में निकाल सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई इसी तरीके को सीबीएसई ने कंसिडर किया हुआ है, इसलिए ये डेरिवेशन करवा रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता है पीवाई की सीरीज में मैं डेरिवेशन जनरली नहीं करवा रहा होता। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद भाई आप यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश थोड़ी बहुत करते हो तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सबको पता है E1 R2 प्लस का हो जाएगा ये E2 R1 अपॉन में हो जाएगा ये आपका R1 R2 माइनस का V R1 प्लस का R2 अपॉन में क्या हो जाएगा ये R1 R2 करके। काफी बच्चे मेरे को बोलते हैं कमेंट में, सर एलसीएम लेते हैं तो R2 प्लस R1 आता है। आपने पीछे भी बहुत बार R2 प्लस R1 आता, बट आपने R1 प्लस R2 लिख दिया। फॉर्मेट बेटा R2 प्लस R1 लिखो, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि R1 प्लस R2 लिखो। फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस फॉर्मेटिंग है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है भाई, हो भी नहीं सकती। अब मैं नेट वोल्टेज निकालता हूँ, तो नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट माइनस का करंट आर इक्विवेलेंट। खत्म कहानी भाई। वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पहले सेल के लिए, ये फिर दूसरे सेल के लिए, एंड देन ये किसके लिए हो गया, नेट के लिए हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। खत्म कहानी भाई, ये रहा वोल्टेज। चलिए देखते हैं भाई, वैल्यू पुट करके कंपेयर कर करके देखते हैं क्या आता है, किस तरीके से आता है, या फिर आप किस तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से पहले ना वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेना, इसको पहले इधर लेके चल जाना, उसको इधर लेके चल जाना, तो हो जाएगा आपका V R1 प्लस का R2 अपॉन में R1 R2 विच इज इक्वल टू E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस का I। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक हो उनको मैं बता दूं डिवाइड करते कैसे हैं। E2 R1 अपॉन में R1 R2, तो भाई ये ना उधर जाके रेसिप्रोकल की तरह करना है इसको। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखना है, इसे कुछ ऐसा होगा ये R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2, एक बार इसके साथ और एक बार
इसके साथ R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2। ठीक है, देख लो भाई, चाहता तो वहीं से कंपेयर करके आंसर निकाल देना, बट आप लोगों के लिए, खाली आप लोगों के लिए एकदम इसको पूरा पूरा सोल्व कर रहा हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R1 R2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ। देख लो भाई, R1 R2 और R1 प्लस R2 दोनों के साथ क्या हो गया आपका, डिवाइड करके हो गया। अब देखो यहाँ पे R1 R2 से R1 R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, नीचे क्या आ गया R1 प्लस का R2 माइनस का I, ये तो कुछ नहीं होगा, R1 R2 अपॉन में क्या होने वाला है R1 प्लस का R2। अब कंपेयर मान लो, जो हमारा जनरल इक्वेशन थी, जनरल मतलब नेट के लिए, नेट क्या होता E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया आपका E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 प्लस का R2, और R इक्विवेलेंट को कंपेयर मारोगे तो क्या आ जाएगा भाई R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2 करके। सिंपल सादी सरल कहानी, जिसे बोलते हैं सिंपल सादी सरल कहानी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे डेरिवेशन आपने काफी फास्ट करा दी, क्या यही तरीका है? मल्टीपल तरीके है, मेरा वाला तरीका तो इससे भी ज्यादा सिंपल है जिस तरीके से मैं करता हूँ, बट मैंने क्या कंसीडर किया भाई, ये PYQ है, इसके अंदर CBSE के आंसर की मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, उनके आंसर की के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चे को पता लगना चाहिए कि CBSE कैसे करती है आंसर। इसका मैं अलग तरीके से भी रजिस्टर और EMF निकाल सकता हूँ, बट CBSE ने इस तरीके से किया है तो मैं उसी को कंसीडर करके चल रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चे का लॉस ना हो, बाद में ऑब्जेक्शन करने का फायदा ही है। ठीक है, तो इस तरीके को देख लेना। यहाँ पर ये स्टेप तो कुछ भी नहीं, देखो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। लवली क्वेश्चन आए नहीं यार अभी तक, 3 नंबर का 2024 का बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस भाई आप लोग डिफाइन कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T। कुछ लोग अल्फा का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, अल्फा का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो होगा R2 माइनस का R1 अपॉन में R1 डेल्टा T करके भी हो जाता है। इस अल्फा को ही बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस। तो इसको डिफाइन अपने हिसाब से कर लेना किस तरीके से आपको करना है। चलिए, डिफाइन का मतलब वैसे होता है कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का रेशियो, सॉरी डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस में टेम्परेचर करके खाली। और एक चीज आप और बता दो भाई, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, खाली अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो, डिफाइन में खाली फॉर्मूला लिख के और छोटी सी अगर एक लाइन लिख देते हो, वो भी सही माना जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट, शो दैट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के बारे में बात कर रहा है, ये इसका पहला पार्ट हो गया, यानी कि रोटी ग्राफ के बारे में बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। और रोटी ग्राफ किसकी बात कर रहा है, कॉपर के बारे में बात कर रहा है कि कॉपर के केस में क्या होती है। तो भैया कॉपर के केस में ना हल्की सी ऐसे करके बनती है, ये इस तरह से। ठीक है, हल्की सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही होती है, बट हल्का सा कर्व लेके आना, हल्का सा, क्योंकि डायरेक्टली एकदम सीधी लाइन बनाना समझदारी नहीं होती, एकदम सीधी लाइन नहीं आती इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्की सी कर्सी लाइन आनी चाहिए। अगला, अच्छा ये ग्राफ आया किसके अकॉर्डिंग है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, जैसे R का फॉर्मूला होता है ना, ऐसी रेजिस्टिविटी का होता है, ρ2 इक्वल टू ρ1 इन ब्रैकेट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी दोनों क्या है, ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। तीसरा पार्ट सिंपल ही है, वैसे तीसरे पार्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा पार्ट क्या रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 ओम at 27 degree Celsius, find the resistance at minus 73 degree Celsius. The temperature coefficient of the resistance is ये, यानी कि अल्फा आपको दे रखा है यहाँ पे 1.70 into 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर दे रखे हैं, T2 भी दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, T1 भी दे रखा है। T2 की वैल्यू फाइनल टेम्परेचर जो कि कितना है, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। T1 इनिशियल टेम्परेचर जो कि कितना है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई खासी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की एसिड भी क्या है, सेल्सियस में दे रखी है, बस खत्म कहानी। पहले वाले का रेशियो भी दे रखा है, जब ये R1 भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, आपको R2 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T। वैल्यू पुट करते हैं, R1 की जगह 10, 1 प्लस में अल्फा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और डेल्टा T हो जाएगा आपका माइनस 73 माइनस 27। आप इसको सोल्व कर लेना, सही से सोल्व करते हो तो ये माइनस का साइन आगे आएगा, 1 से कुछ गया तो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 9 के आसपास आंसर आना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लेना, 9.83 आना चाहिए, 9.83 ओम करके। सिंपल सादी कहानी है। तो तीनों ही पार्ट इजी थे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाओ कि बल्ले बल्ले बेटा, बल्ले बल्ले। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, 13 क्वेश्चन 2024 का 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया।
इसको भी देख लेते हैं, इसको भी नहीं रोकेंगे, है ना। सांस लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, फिर से कंडक्टर बोल रहा है, लाइन दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। सब चीज दे रखी है उसने, सब चीज कहता है, बस थोड़ा संघर्ष करो, ठीक है। गिवन चीजें लिख लेना बस। एन की वैल्यू जैसे 8.5 × 10⁻28 है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। लेंथ इसने दे रखी है आपको कितनी, 5 मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, सॉरी -4 लिख रहे हैं, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो -6 मीटर स्क्वायर करके हो जाएगा। वोल्टेज भी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 वोल्ट। पूछो भाई क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, बता देंगे भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने में कोई दिक्कत थोड़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने के लिए आप लगा लो भाई, आई इज इक्वल टू क्या, वी ना, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेना, तो वीडी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई अपॉन में ई ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आई कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू करंट की वैल्यू भाई दे रखी थी मैंने, बस वो करंट की वैल्यू देखो, ये दिख रही है करंट, ये मैंने लिखी नहीं थी करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 4.25, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ नीचे पुट कर लेते हैं, 4.25 अपॉन में ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में एन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू एरिया, एरिया दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व करना आपका काम है, अगर इसको सही से सोल्व करोगे तो 18 यानी कि हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि 12 और 12 3 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग का आसपास आंसर आना चाहिए। 3.125 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन में आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना 10⁻⁻4, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन है, 19 से अगर ये 28 भी बैठा हुआ है ना तो 4 ही बचेगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन टाइम बताओ कितना होगा। अरे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, वीडी इज इक्वल टू माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टाउ होता है, माइनस के ई के साइन को लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, खाली अपोजिट डायरेक्शन होती है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसलिए तो आपको टाउ निकालना है, तो टाउ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वी डी ई, कैपिटल ई दिया नहीं है तो कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, तो एम वी डी ई वी बाई एल, एल सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ये जाएगा आपका एम वी डी, तो वी डी एम मास 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 आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ 3.125 इंटू 10⁻⁻4, तो 3.125 इंटू 10⁻⁻4 करके इंटू में लेंथ, आपको लेंथ भी दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 लिख लेते हैं अपॉन में ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और भाई ये हो जाएगा आपका वोल्टेज, वोल्टेज आपको दे रखी है 1 दे रखी है, इसको डिवाइड कर लेना भाई, इसको डिवाइड करके आंसर बताना, 8.9 के आसपास आना चाहिए वैसे तो, 8.9 टू 10⁻⁻माइनस कमेंट सेक्शन में एक आंसर तो आपका बनता भी है, -16 या 17 होगा ये आपको बता दिया, ठीक है। पावर चेक कर लेना सारे के सारे, और कुछ नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे जो भी आपका होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो खत्म कहानी इसकी, ठीक है। बस इतना ही होने वाला है, सेकंड असाइनमेंट जरूर डाल देना, एक का सॉल्यूशन तो खुद से भी करोगे ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके। हम भी तो देखे कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों का कमेंट आता है कि ये आंसर है, ये ऑप्शन है, ये आंसर है, हम भी को भी तो पता लगे। चलिए कैलकुलेशन भाई याद रखना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन की दोनों कैलकुलेशन आपके लिए है, ये आप करोगे खुद से, वैल्यू मैंने सारी पुट कर दी थी। 14 क्या कह रहा है, 2 बैटरी EMF 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट इंटरनेशन 0.2 एंड ये कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, दो बैटरी को इसके साथ जोड़ दिया गया, कुछ इस प्रकार होगा ये केस, मेरे को लगता है इसका इंटरनेशन ये रहा, एक बैटरी ये रही, इसका इंटरनेशन ये रहा, और इसको जोड़ दिया गया एक कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। दो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, कह रहा है इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, भाई हमें अभी 2 मिनट पहले डेरिवेशन किया है, दो सेल को जब पैरेलल में जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 वोल्ट है, कितना है 6 वोल्ट, इसका रेशियो है 0.2 ओम, और इसका रेशियो कितना आपका 0.4 ओम करके, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। दो सेल को जब पैरेलल में जोड़ते हैं, मैंने पूरी डेरिवेशन करके दिखाई है बकायदा, तो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता क्या आता, E1R2 प्लस का E2R1 अपॉन में R1 प्लस का R2 करके, तो हो जाएगा E1, आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, E1 की जगह मैं 3 डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई R2 0.4 प्लस का, ठीक है, एक मिनट, 3 वोल्ट के साथ 0.4 है ना, हाफ, ठीक है, प्लस का भाई E2 हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 0.2 प्लस का 0.4, तो ये जाएगा 4 के 12, यानी कि हो जाएगा आपका 4 3 12, यानी कि 1.2 6 12 1.2 अपॉन में
0.6 यानी कि हो जाएगा 2.4 अपॉन में 0.6 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 4 वोल्ट करके। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, R1 R2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। R1 R2 कोई से भी पुट कर लो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता। 0.2 इंटू में 0.4 अपॉन में 0.2 प्लस का 0.4, इसको सोल्व करोगे 4 टू जा 8 और 8 और 4 और 2 6 यानी कि आएगा 0.08 अपॉन में 0.6, सोल्व करोगे तो 0.133 ओम करके आ गया। तीसरा पार्ट इसका जो है वो क्या कह रहे हैं, करंट ड्रॉन निकालो यानी कि नेट करंट निकालो। तो निकाल लेते हैं। नेट करंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन में आर इक्विवेलेंट प्लस का कैपिटल आर, क्योंकि इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड या मर्ज करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज आपने कितनी निकाली है 4, आर इक्विवेलेंट कितना निकाला है 0.133 प्लस का कैपिटल आर कितना निकाला है भाई, कैपिटल आर निकाला है 4। इसको सोल्व कर लेना, अगर आप इसको सही से सोल्व करते हो तो आंसर आएगा 0.97 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सादा सरल 2025 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 2025 का एक और क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास अभी 15 क्या कह रहा है, a conductor of length L connected across an ideal cell of EMF keeping the cell connected, the length of the conductor is increased to 12 by gradually stretching it। अरे भाई स्ट्रेचिंग इट तो मैंने 10वीं क्लास में सीखा था। जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या बना हुआ रहता है बेटा, कांस्टेंट बना हुआ रहता है। तो कुछ वही वाला क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है, तो यानी कि इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, फाइनल को मैं वी डैश मान रहा हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ डैट डैट डैश करके मान रहे भाई। एक केस हो गया आपका, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना, ये केस है आपका इनिशियल का और ये केस क्या है आपका फाइनल का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेंथ अगर दुगनी हो रही है एरिया कम हो जाता है। एक वायर है मेरे हाथ में, उसको मैंने खींचा तो खींच के वो लंबी तो हो जाएगी बट बीच में से क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और बीच में से पतली हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट वो एरिया निकालते कैसे हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया था कि लेंथ जो हो गई रिड्यूस इंक्रीज टू 2L हो गई, यानी कि L डैश की वैल्यू आपको 2L आपको गिवन है। मैं पुट करता हूँ, देखते क्या आता है। AL इक्वल टू A डैश, L डैश की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2L, L से L कट गया तो A डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका A/2। और भाई याद रखना 10वीं क्लास में भी ऐसे ही होता था कि अगर आप लेंथ दुगनी करते हो तो एरिया क्या हो जाता है आपका हाफ हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब पूछो क्या पूछता था। ठीक है, कह रहा है आर और आर डैश जो है डैश 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 उसी ने मानने के लिए बोला, इसलिए डैश लेके चल रहे हैं। आर द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस VD एंड VD डैश आर द इनिशियल फाइनल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कह रहा है रिलेशन बनाओ आर डैश और आर के बीच में। बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, ये सब तो हम 10वीं क्लास में कर चुके थे। तो रिलेशन बनाना है, आर का फॉर्मूला क्या होता है रो एल अपॉन में ए, तो आर डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा रो एल अपॉन में ए डैश 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 डैश। रजिस्टिविटी में नहीं आएगा क्योंकि दोनों किसके हैं, सेम मटेरियल के इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडक्टर क्या है उसका सेम ही है क्योंकि उसने डिफरेंट के बारे में बात करी नहीं है, अदरवाइज मैं इसको डिफरेंट करके कंसीडर कर लेता। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको इसको डिवाइड कर देना चाहिए, तो जाएगा भाई आपका आर डैश बाय आर जो होगा वो हो जाएगा आपका रो एल डैश बाय ए डैश के होल के अपॉन में रो एल बाय ए। और अगर आप इसको सोल्व करते हो तो रो से रो कट जाएगा, तो आर डैश बाय आर जो होगा वो हो जाएगा आपका एल डैश बाय ए डैश अपॉन में एल बाय ए। वैल्यू पुट करते हैं, एल डैश की वैल्यू कितनी है 2L, ए डैश की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है A/2 अपॉन में L अपॉन में A, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेगा तो आएगा R इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4R। इसके बराबर आ जाएगा R जो हो जाएगा 4R, क्योंकि 2 सबसे ऊपर चल जाएगा, A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा। ठीक है, रजिस्टिविटी के रजिस्टेंस के बीच में रिलेशन हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी बना दो भाई रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को छोड़ दिया, बना देते भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है V ना, ठीक है I इज इक्वल टू क्या होता है V ना, तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा I अपॉन में E ना। ठीक है, तो VD और VD डैश का लिखते हैं तो क्या आएगा I डैश अपॉन में E ना डैश। E और A तो N तो क्या रहने वाले कांस्टेंट। बस खत्म कहानी। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल, ये वैसे कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। I और I डैश के बीच में आप रिलेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो भाई। I का फॉर्मूला होता था, ठीक है, यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या होता है E/R करके होता है, तो I डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा E/R डैश, क्योंकि R डैश की वैल्यू आपको गिवन है। R डैश की वैल्यू कितनी है 4R है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना E/4R और E/R की जगह I डाल देना, तो I डैश जो होगा वो आ जाएगा आपका I/4। रिलेशन बना लेना भाई, पहले I डैश और I के बीच में रिलेशन बना ला।
करंट का फॉर्मूला वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है। वोल्टेज ई कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी ने बोला है कि वोल्टेज को ई लेना। रेजिस्टेंस पहले केस में आर, दूसरे केस में आर डैश। आर डैश की जगह 4R था तो आर डैश की जगह 4R डाल दिया। ई बाय आर, ई बाय आर को मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया, तो आई बाय क्या आ गया 4। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों का डिवाइड करते हैं, रेशियो देखते हैं क्या आता है, किस तरीके से आता है। तो आ जाएगा भाई आपका वी डी डैश अपॉन में वी डी आई डैश अपॉन में ई एन ए डैश अपॉन में आई अपॉन में ई एन ए। ठीक है, ई एन से ई एन कैंसिल। आई डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आई बाय 4। ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ए डैश की वैल्यू निकाली है ए बाय 2 के होल के अपॉन में आई बाय ए। ठीक है, ये ब्रैकेट इक्वल का साइन, एक मिनट को, ए ना ये यहां लिख लेना। और अगर आप इसको सही से सोल्व करते हो तो वी डी डैश अपॉन में वी डी, ए से ए कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा भाई, ये सब 2 है, सबसे कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1/2 बचेगा। क्या बचने वाला भाई, 1/2। तो ये अब आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करके हो गया, सिंपल। थोड़ी सी देख लेना भाई, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर 1 घंटे के अंदर, कोशिश पूरी है कि खत्म हो जाए। 5 नंबर के काफी सारे क्वेश्चन बचे इसलिए। सेकंड पार्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू अ हायर पोटेंशियल। अरे भाई साहब, लोअर से हायर पोटेंशियल में हो रहा है, डज इट मीन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर आर मूविंग द सेम डायरेक्शन? बिल्कुल सही बात है भाई, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ड्रिफ्टिंग करते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल। तो इसका आंसर होगा यस। क्या होने वाला है इसका आंसर, यस। अच्छा, एक और रीजन है, क्योंकि आपको पता है करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से, अच्छा जिसको सुनना हो सुनना आराम से और लिख भी लेना, करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो लोअर पोटेंशियल से किसकी तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हाँ भाई, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लोअर से हायर। चलिए आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं फटाफट 2022 के 5 नंबर का क्वेश्चन। इस चैप्टर में 5 नंबर के क्वेश्चन बड़े सिंपल है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेट 2 किरचॉफ रूल यूज द एनालाइज इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्लेन देम। भैया कर लेना, किरचॉफ लॉ की 2 स्टेटमेंट है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, केसीएल और केवीएल डिफाइन कर लेना। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं चैप्टर में सबसे दमदार डेरिवेशन समय यही है। व्हीटस्टोन ब्रिज 2022 में आ रखा है, 2016 में आ रखा है, 2017 में आ रखा है, 2023 में आ रखा है, 2024 के प्री बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, 2025 के हाफ ईयरली के एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन को व्हीटस्टोन किरचॉफ लॉ से बैलेंस करके आपको वो करनी पड़ती है, ड्राइव करना पड़ता है। तो देख लेना इसको। आ जाते हैं भाई 17, एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई, आ जाएगा क्वेश्चन और छा जाएगा। 17 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं दमदार, दमदार मजेदार धुआंधार, दमदार मजेदार और धुआंधार क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टेट किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दिस रूल्स आर जस्टिफाई। खुद से कर लेना भाई, किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन कर लेना, हाउ ब्रीफली हाउ दिस रूल आर जस्टिफाई। आपको पता ही है किस तरह से इसको किया जाता है, तो मेरे को इसकी दिक्कत नहीं है। इसके सेकंड पार्ट की देखो, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ इंटरनेशनल आर कनेक्टेड अ नेटवर्क करके फालतू की सारी चीजें लिख दी, जहां वर्ड फिगर आ जाए फिगर की शकल देखो बस, और कुछ भी नहीं करना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द पावर। आपको इसमें करंट निकालनी है, पावर निकालनी है। भाई इसको देख के घबरा मत जाना, इसको देख के घबरा मत जाना। जब भी ऐसा क्रॉस बने कुछ इस तरह से, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है भाई। किसको फॉलो करता है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है ये। ठीक है, अब जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं पता क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से कंसेप्ट है, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट का भी शॉर्टकट लाया हूं। क्रॉस कभी बन जाए, इन सबका रेजिस्टेंस में बोला हुआ है आर है, स्मॉल आर 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 और आर है। तो भाई मैं आपके लिए एकदम शॉर्टकट का शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आ जाए, सबके रेजिस्टेंस सेम है, तो ये सारे के सबका जो नेट आता है, देखो ऊपर वाले को तो मैं छेड़ नहीं रहा, ऊपर वाले को तो ऐसे रख दो। ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को अगर आप सोल्व करोगे, यानी कि ये आर है, ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो भैया कंडीशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग इसका नेट रेशियो जो इफेक्टिव रेशियो निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, आर निकल के आएगा। ठीक है, आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे सोल्व करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज को भी मारो गोली 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। यहाँ पे देख लो भाई, ये दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। ये ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो दोनों पैरेलली जुड़े हैं, तो r/2 हो जाएगा इनका। पैरेलली कैसे हो जाएगा, r/2। इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी पैरेलली जुड़ा है, क्योंकि दोनों के दोनों लेग आपस में जुड़ी है। r/2 और r/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, r। नीचे वाला रेशियो कितना बचा आपका, r करके बचा, इसको जोड़ दिया एक बाइट्री के साथ जोड़ दिया, e और r करके। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले के तरीके से मत करना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज वाले तरीके यहाँ पे काफी बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उसे छोड़ दो। आप डायरेक्टली देख लेना, ये दोनों रेशियो पैरेलल में जुड़े हैं,
ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो r/2 और दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया r। तो इसका इफेक्टिव डायग्राम ये रहा। अब पूछ ले भाई जो भी पूछ रहा है, करंट बताओ क्या है, निकाल लेते भाई। पहले मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये तीनों के तीनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में, तो 1/r यानी कि ये हो जाएगा r/3, ठीक है। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करके जोड़ना हो तो जोड़ लेना, जिसको नेट फॉर्मूला पता हो डायरेक्टली लगा सकते हैं। प्लस का ये एक छोटा रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो स्मॉल r, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4r/3 करके आ गया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो E है, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है 4r/3, और 3 कहां चल जाएगा सबसे ऊपर, 4r/3 यहाँ पुट करोगे, तो लो यार जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं, 3 ऊपर चले गया तो कितना आ गया 3/4r करके आ गया, ये आ गया आपका करंट करके आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट खत्म भाई, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है पावर बताओ, बता देते हैं। पावर का फॉर्मूला I² इंटू R नेट, आई कितना निकाला है 3E/4R का होल स्क्वायर, और R नेट कितना था भाई 4R/3। इसको सोल्व कर लेना, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9E² अपॉन में 16R² मल्टीप्लाई 4R/3। एंड अगर इसको सोल्व करते हैं 3 3 जा 9, E से E R से R कट जाएगा, यानी कि पावर जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 3E² अपॉन में 4R। खत्म, सिंपल सादी सरल कहानी, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं भाई, 18 आ गया और छा गया, 18 भी आ गया और छा गया। कह रहा है डिफाइन करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कर लेना भाई, डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं। ऑब्टेन बेसिस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर द resistivity of a conductor in term of number density and the free electron on what factor does the resistivity of a conductor depend। तो भैया resistivity जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। लिख लेना इसे, जल्दी जल्दी बता रहे हैं लेकिन लिखना जरूर भाई, resistivity टेम्परेचर और मटेरियल पे। सी वाई alloy आर कांस्टेंट टन है, ये कांस्टेंट टन सॉरी सही लिखा हुआ है वो, एंड मैंगनीज आर यूज्ड टू मेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन कॉइल बिकॉज, तीसरे पार्ट का आंसर देख लो, because their resistivity is almost independent on temperature। इस लाइन को लिख लेना, सी पार्ट का, why alloy and constant and manganese are used for making standardization coil, the reason behind it because their resistivity is almost independent on temperature। ग्राफ आपके सामने। अब बच्चे बोलेंगे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, बेटा देखने में गलती हो रही है आपसे, ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल सीधा नहीं आता, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर बनाते हैं बिल्कुल, क्योंकि आइडियल केस कोई नहीं लेते हम लोग। डन, तीनों पार्ट का, चलिए आ गए भाई। चल इतनी स्पीड में खाली इस क्वेश्चन के लिए लेके आया हूं मैं आपको, 2023 के 5 नंबर के क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया सारी दुनिया करती है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है भैया, देख लो यहाँ पे छोटा एरिया है और यहाँ पे एरिया क्या है बड़ा है। पहले पार्ट को तो मैं इग्नोर मारूंगा क्योंकि मोबिलिटी को मैंने बहुत बार बता दिया, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड करके। इसकी एसेंट भाई निकाल के देख लेना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड करके आपकी इसकी एसेंट बन जाएगी, ठीक है। बाकी देख लेना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मोबिलिटी वाली कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। मैं सेकंड पार्ट की तरफ रहता हूं। कह रहा है करंट फ्लो कर रहा है, आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है, हाँ भाई डायग्राम तो बढ़िया से दिख रहा है। कह रहा है व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या इसमें फर्क पड़ेगा। देखो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है V ना, V के नीचे D लगा लेते हैं। अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से, स्टडी करंट है फ्लो थ्रू द एयर, यानी कि करंट तो हमारा कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। ये एरिया मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा। घबराना मत, वो ए अपने आप आ जाएगा भाई, जादू है ये, जादू इस स्मार्ट बोर्ड का जादू है, वो 1 मिनट बाद अपने आप आ जाता है, क्योंकि जिन बच्चों का ध्यान नहीं है उन बच्चों का ध्यान प्रेरित करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका एरिया कम उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। क्या लगता है डायग्राम को देख के, ए वाले का एरिया कम होगा या बी वाले का एरिया कम होगा, तो भैया ए वाले का एरिया क्या हो गया आपका कम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी ज्यादा। तो मैं लिख सकता हूँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ए की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी भाई, बी से कंपेयर करोगे तो ज्यादा निकल के आएगी। क्लियर, तो ध्यान रखना भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी, और रीजन बता दिया क्योंकि ए वाले का एरिया क्या है आपका कम। देखो जादू हो गया ना भाई, ए वापसी आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्रिप वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एरिया कम उसकी ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा। यहाँ पे एरिया कम दिख रहा है, बस खत्म कहानी, यही था इसका आंसर। और रिलेशन के जस्टिफाई योर आंसर अंग्रेजी लिखनी आपको अच्छे से आती है। आ जाते हैं भाई इसके तीसरे पार्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक मिनट, और कुछ छोटा तो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ रहा है, कोई बात नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया हमने पढ़ा J इक्वल टू ई सिग्मा, ठीक है। J इक्वल टू ई सिग्मा एक फॉर्मूला होता है, J इक्वल टू ई सिग्मा करके, कंडक्टिविटी के केस में एक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे J की जगह I इक्वल टू जा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है आपका जा करके, तो J का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I अपॉन में A सिग्मा विच इज इक्वल टू ई, ये होता है भाई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है, किसके साथ, एरिया के साथ जा रही है। तो जो एरिया ए की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, बी के। काफी जने इसको बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारे आंसर मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो देख लेना भाई, इस तरह से उन लोगों ने कर रखा है। तो इसी में ए की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकाल के उन्होंने लिखी हुई थी, 2023 के पेपर है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। आ जाते हैं तीसरे पार्ट में, आ जाते हैं, कंसीडर द सर्किट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। भाई ये बड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। इफेक्टिव का मतलब नेट रेजिस्टेंस बताओ, बना लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। पहले तो मैं बैटरी बना लेता हूं, बैटरी को तो ऐसे रहने देता हूं, इस 10 ओम को भी नहीं छेड़ता और ना ही इस 14 ओम को छेड़ता। ये 14 ओम रहेगा, ये आपका 10 ओम रहेगा, ये दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हैं, देख लो भाई 10 और 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और ये 20 और 30 आपस में पैरेलल में जुड़े होंगे। चलो मैं बना लेता हूँ, एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, 10 और 10 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 20, और ये कितना आपका 30। अब ये 20 और 30 दोनों के दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे, और 20 और 30 का अगर आप निकालते हो और उसके साथ हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 6 और 5, 6 और 5 यानी कि 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया आपका 12 ओम करके आ जाएगा, तो हो जाएगी बैटरी। एंड देन इसको ना मैं इसके साथ सीरीज में जोड़ दे रहा हूँ, 10 और 14 तो हो जाएगा 24, यहीं पे जोड़ के चलते हैं, ये हो गया आपका 24, और इन दोनों को जोड़ के मेरा कितना है 12 ओम आया। आप जोड़ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना 20 और 30, यानी कि 1/30 प्लस 1/20 करके, ये आपका 24 ओम, ये हो गया 12 और 24, और इसका अगर आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो दोनों के दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, 1/12 प्लस 1/24 करके देखना भाई, सारे बच्चे करके देखना, इसका आंसर आना चाहिए 8 ओम करके। काफी सारे बच्चे क्या ना आंसर करते नहीं है भाई, करना जरूर, आपको बस इसका शॉर्टकट तरीका दिखाया कि किस तरह से करते हैं, बाकी जिसको जिस तरीके से आता है उस तरीके से कर लेना। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 ओम। कह रहा है करंट बताओ कितनी होगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, उसने दे रखी है वोल्टेज की वैल्यू 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर। सिंपल सादी सरल कहानी। तो ये है भाई दमदार, आज की क्लास के लिए ये सबसे दमदार क्वेश्चन है। आइए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20, दमदार मजेदार धुआंधार 2023 का अगेन एक और 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, खुद से कर लेना भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी इक्वल कंडक्टिविटी। एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो पर ओम पर मीटर करके लिख लेना, एसआई यूनिट खुद से बना लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड वैसे लिख दिया मैंने, हाई करंट इज ड्रॉन सेफली फ्रॉम लो वोल्टेज बैटरी, सेकंड हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनल ऑफ द टू बैटरी, बता देते हैं भाई, इंटरनल ऑफ द टू बैटरी। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। पहले पार्ट में क्या रहा है, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, लो वोल्टेज बैटरी, ठीक है। लो वोल्टेज बैटरी का मतलब वोल्टेज की वैल्यू जिसकी क्या है कम है। अगर वोल्टेज की वैल्यू आपकी कम है तो भाई आपको मेंटेन करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, लो वोल्टेज बैटरी है, अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो वोल्टेज की वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है आपको मेंटेन करने के लिए करंट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। कह रहा है व्हाट से यू अबाउट द इंटरनेशन ऑफ द टू बैटरी। तो भैया पहले पार्ट में इंटरनेशन का मतलब यहाँ पे स्मॉल आर लिख लेना, वैसे स्मॉल आर लिख लेना। पहले केस के लिए जो इंटरनेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, लो ही होने वाली है। क्या होने वाली है, लो ही होने वाली है। और इसका जो सेकंड पार्ट है कह रहा है हाई वोल्टेज बैटरी। अब ध्यान से सुनो, हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब है कि आपको ना वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करनी है। तो भाई ऐसा नहीं होता वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा कर रहे हो तो फिर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। करंट की वैल्यू को आपको फिर कम करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो आपको करंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम। क्यों, एक सिस्टम है उसको 2.5 वोल्ट की जरूरत है, ठीक है। अब मैं उसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं
तो भाई 2.5 वोल्ट की बैटरी की जरूरत है, मैं 9 वोल्ट लगा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं करंट कम करनी पड़ जाएगी या फिर रजिस्टिंग के साथ छेड़खानी करनी पड़ जाएगी। तो वही ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लो वोल्टेज बैटरी का मतलब, अगर लो वोल्टेज बैटरी है तो ओवरकम करने के लिए अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो मुझे करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कोई बच्चा गलती से ये मत सोच लेना कि वोल्टेज की वैल्यू कम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। खाली ये बोल रहा हूँ मेंटेन करने के लिए, जिसे बोलते हैं मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो भाई मैं करंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बना रहे, सर्किट को जितने करंट की जरूरत है उसको उतना ही करंट मिले। एग्जांपल के तौर पे अगर 2.5 वोल्ट की अगर किसी बैटरी को या किसी डिवाइस को जरूरत है और मेरे पे 9 वोल्ट है, तो भाई मैं ये थोड़ा ना कि जाके चेंज कर दूंगा, मैं उन 9 वोल्ट को एडजस्ट करूंगा, उसके करंट की वैल्यू को कम कर दूंगा, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाई वोल्टेज बैटरी, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गई तो भाई मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम में मेरा सिस्टम चले, तो वोल्टेज अगर ज्यादा हो गई तो मुझे करंट को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम। और अगर मैं करंट को कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली ज्यादा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनेशनल ऑफ द टू बैटरी। तो भाई हाई वाले केस में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल भी क्या हो जाएगा, हाई। सिंपल शॉर्टकट अगर मैं बोलूं तो भैया ध्यान रखना, लो वोल्टेज के लिए लो रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज के लिए हाई रेजिस्टेंस होगा, और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आजकल इसको ऐसे भी बना लेते हैं कि भाई देख लो, वो ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IR। अगर लो वोल्टेज बैटरी है, वोल्टेज कम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे लिख लेना, कोई इशू नहीं है, बट रियल आंसर याद रखना, पहले वाली जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वही है। बाकी ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR आ जाएगा। तो वो कह रहा है भाई हाई वोल्टेज बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा करके हो जाएगा। इस तरह से समझना है तो इस तरह से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो सी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिख लो, पर ध्यान रखना लो के साथ लो रेजिस्टेंस, हाई के साथ हाई। चलिए लास्ट पार्ट, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी इन द सर्किट। भाई ये है 1 मिनट के अंदर एनर्जी सप्लाई बताओ इस सर्किट के अंदर। एनर्जी पावर इनटू टाइम, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम करके। तीसरा पार्ट आराम से करते हैं, ध्यान से देखते रहना, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। पहले मैं नेट वोल्टेज निकाल लेता हूँ। तो नेट वोल्टेज भाई यहाँ पे दिख ही रहा है, एक 4 वोल्ट है, एक 10 वोल्ट है, बट पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो 10 माइनस का 4 यानी कि कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। चलिए नेट रेजिस्टेंस, तो आप ध्यान से इस सर्किट को अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा 1 प्लस का 2 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा आपका 12 ओम। 1 प्लस का 2 प्लस का 9, अरे 1 प्लस का 2 प्लस का 9, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये हो गया आपका 1 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 3। बात तो वैसे एक ही हो गई थी, मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया था। तो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। सारे सीरीज में मान के चलते हैं, बड़ी बैटरी की तरह है, 2 3 और 6 9 10 11 12 ओम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमें बतानी है इसमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी भाई यहाँ पे एनर्जी निकलेगी इसकी वजह से, एक 4 वोल्ट वाले की वजह से और एक 10 वोल्ट वाले की वजह से एनर्जी निकलेगी। तो मैं एक एक करके दोनों के लिए एनर्जी निकालता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनर्जी सप्लाइड बाय 10 वोल्ट के लिए पहले कर लेते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट वाली बैटरी के लिए कर रहा हूँ पहले। तो एनर्जी का फॉर्मूला भाई आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और पावर का क्या होता है, ई इंटू पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी आई इंटू में टाइम वोल्टेज। भाई 10 वोल्ट के लिए निकाल रहे हो तो वोल्टेज 10 ही रहेगी। करंट, भाई करंट ना एक काम करना, करंट आप यहाँ पे निकाल लेना। करंट, करंट कैसे निकालेंगे भाई, आई इज इक्वल टू होगा ई नेट बाय आर नेट, यानी कि हो जाएगा भाई 6/12, यानी कि कितना आ जाएगा ये 6/12, यानी कि 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू डाल देता हूँ 1/2, और टाइम उसने बोला है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, टाइम 60 सेकंड भी लेना। तो इसको सोल्व करोगे तो भाई इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका 300 जूल करके। अब जिस प्रकार आपने 10 वोल्ट के लिए निकाला है, ऐसे ही मैं निकाल लूंगा किसके लिए, एनर्जी सप्लाइड बाय 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट के लिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो दोबारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा लिया, पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या लगा लिया, वी आई इंटू टाइम। वोल्टेज कितनी है 4, करंट कितनी है भाई 1/2, क्योंकि सबके लिए करंट क्या रहने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो कांस्टेंट 60। तो कितना आ गया 2 4 4 12 120 जूल। अब आपको कह रहा है बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो लो भैया, टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, पहले वाले की 300 प्लस दूसरे वाले की 120, यानी कि टोटल में कितना आ गया 420 जूल करके। कितना आंसर आ गया भाई आपका 420 जूल करके। कोई दिक्कत में किसी बच्चे को, कोई आपत्ति भाई, कोई संकोच नहीं है भाई, नहीं है। सिंपल सादी सरल कहानी है अब सारी की सारी। इसको एक बार रिपीट जरूर करना भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना।
एक बार नहीं मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन करना ताकि आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल सभी को नमस्कार।